वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, बार्सिलोना रियल सोसाइटी के अगेंस्ट 1-0 से अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम हार गया। बहुत कुछ है इस गेम के बारे में बात करने को। इस गेम का रिव्यू करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यार, बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की। और हैंसी फ्लिक के अंडर इस तरह की परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को ज़रा आदत भी पड़ चुकी थी 3 4 5 गोल मारने की। और आज की गेम में हम लोगों ने गोल स्कोर करना तो दूर, हमने एक शॉट भी ऑन टारगेट नहीं लिया। और 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बार्सिलोना ने एक शॉट भी ऑन टारगेट नहीं लिया। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। और बार्सिलोना का ये गेम देखा जाए तो इसलिए भी खराब हुआ क्योंकि कुछ फोर्सफुली बार्सिलोना को चेंजेस करनी पड़ी। जहां पर मैच से कुछ देर पहले हमें पता लगा कि लामीन यमाल अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा कुबार्सी, जिनको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो स्टार्ट करेंगे, स्पेशली जो उनको 10 स्टिचेस लगे थे चेहरे पे, वो एक प्रॉब्लम हो गया। हेक्टर फोर्ड का एक इशू आ गया। तो काफ़ी सारी चेंजेस जो है वो बार्सिलोना को करनी पड़ी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से गेम काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई। और बार्सिलोना अगेंस्ट रियल सोसाइटी अक्सर उनके स्टेडियम में जाकर काफ़ी स्ट्रगल करता है। ये हिस्ट्री रही है रिसेंटली, अगर पिछले 15-20 सालों की हम बात करें। और मैंने आपको कल प्रीव्यू में भी ये बात बोली थी कि ये गेम काफ़ी डिफिकल्ट होगा, और वही चीज़ हमें देखने को मिली। एक चीज़ मैं ये भी कहता चलूँ, थोड़ा टेक्निकल बात करने से पहले, कि यार जहाँ पर दूसरी टीम को क्रेडिट देना बनता हो वहाँ पर हमें देना चाहिए। और रियल सोसाइटी ने ये गेम बहुत अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो पहली चीज तो ये कि यार, जो हमारा एक एक चीज बनी हुई थी ना कि हम लोग हर गेम में जाएंगे और 3 4 गोल मार देंगे, तो एक रियलिटी चेक हमें देखने को मिला। और एक चीज मैं आपको बहुत जरूरी बताना चाहूंगा कि लामीन जमाल के अलावा, लामीन यमाल के बगैर ये टीम जो है वो अधूरी है। एक 17 18 साल का लड़का इस पूरी टीम को कैरी कर रहा है। और देखो, आज गेम हम हार गए हैं। थोड़ा मैं क्रिटिकल हूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम गेम हार गए हैं तो मैं इसलिए थोड़ी कड़वाहट के साथ बात करूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा स्क्वाड काफ़ी थिन है, और जब हमारे कुछ मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो हमें कुछ इसी तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और लामीन यमाल के ना होने की वजह से आज आप लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस देखो, कितनी ख़राब परफॉर्मेंस रही है उनकी। हर गेम में वो 2 3 गोल मार रहे थे, वो पूरी गेम में आपको नज़र नहीं आए। आप रफीनिया की परफॉर्मेंस देख लो कि रफीनिया इस पूरी गेम में उनका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, वो कहीं भी नज़र नहीं आए, क्योंकि आज लामीन यमाल नहीं थे। और लामीन यमाल के होने के साथ इन दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कुछ और ही हो जाती है, क्योंकि लामीन यमाल राइट विंग पे जब खेल रहे होते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है कि 2 3 प्लेयर्स उनको रोकने के लिए लगे रहते हैं, और वहां पर लेवेंडोस्की को स्पेस मिलती है, रफीनिया को मौका मिलता है लेफ्ट विंग के ऊपर स्पेस बनाने का, और फिर वहां पर वो उन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करके गोल स्कोर करते हैं। तो एक तो चीज़ ये थी। और अब आप ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि लामीन यमाल ने 2 गेम स्टार्ट नहीं किए हैं इस सीज़न में। एक ओसासुना वाला गेम, तो वो गेम आप हार गए। बाद में उन्होंने, वो सेकंड हाफ में आए थे, उन्होंने गोल भी स्कोर किया था, लेकिन वो गेम हम हार गए थे। और आज के गेम में वो अवेलेबल नहीं थे, तो ये गेम में भी आपकी एक शॉट भी ऑन टारगेट नहीं थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लामीन यमाल कितने इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। और रफीनिया और लेवेंडोस्की को अगर परफॉर्म करना है तो लामीन यमाल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे मैंने आपको लाइनअप में बताया, तो वहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ी। ओल्मो का भी आपको मैंने बताया था कि उनको भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेडिकल, जिसकी वजह से फ्रैंकी डियोंग को स्टार्ट करना पड़ा। अब फ्रैंकी डियोंग ने जब स्टार्ट किया, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रैंकी उस वक्त एक अच्छे प्लेयर हैं जब आपको गेम को कंट्रोल करना है, लेकिन डायरेक्टनेस खत्म हो जाती है फ्रैंकी के होने से। फ्रैंकी ने गेम को स्टार्ट किया, आपकी डायरेक्टनेस नहीं थी, उनके साइडवेज पासेस शुरू हो गए। उनको पास देने में जो वो टाइम ज़ाया करते हैं, सोचने में टाइम ज़ाया करते हैं, हैंसी फ्लिक के सिस्टम में ये एक चीज़ काम नहीं करती। और वही हुआ कि हमने पैड्री को खिलाया कैम पोजीशन के ऊपर। तो जब पैड्री ने स्टार्ट किया तो पैड्री भी अपनी पोजीशन से हटकर खेल रहे थे। फ्रैंकी डियोंग और कसाडो का डबल पिवट इतने अच्छे तरीके के साथ काम नहीं कर रहा था, और पैड्री उतना थ्रेट नहीं लेकर आते फाइनल थर्ड के अंदर जो ओल्मो थ्रेट लेकर आते हैं। और यही सब कुछ हमें पहले हाफ में देखने को भी मिला था कि फ्रैंकी डियोंग के होने की वजह से
आपका गेम प्रोग्रेशन इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, डायरेक्टनेस आप खो चुके थे और आप ट्रांजिशन में काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुके थे। तो मैं यही बात करूंगा कि आपकी टीम के अंदर डैनी ओल्मो का होना बहुत ज़रूरी है, कैम पोजीशन के ऊपर होना, और उसके साथ साथ पेड्री और कसाडो का डबल पिवट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रैंकी डियोंग उस वक्त खिलाना है जब आपको गेम को कंट्रोल करना है, जब आप 2-3 गोल के साथ जीत रहे हो, जैसे हमने बायर्न के अगेंस्ट किया, जैसे हमने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट किया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और दूसरी चीज़ ये थी कि यार लामीन यमाल की मैंने बात की, तो लामीन यमाल के बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ कि देखो हमारे पास लेफ्ट विंगर तो है ही नहीं, ठीक है। अब लेफ्ट विंगर नहीं है, राइट विंगर लामीन यमाल खेलते हैं और वो इतना अच्छा खेलते हैं कि वो 2-3 डिफेंडर्स को हमेशा इंगेज रखते हैं। आज उनके ना होने से फरमीन लूपेस और रफीनिया को विंग्स के ऊपर खेलना पड़ा और लामीन यमाल नहीं थे, तो आपका राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों ही काम नहीं कर रहे थे। तो जो भी गेम बननी थी वो मिडिल से बननी थी, और वहां पर ओल्मो ने स्टार्ट नहीं किया था, फ्रैंकी ने स्टार्ट किया था, उस तरह के पासेस भी नहीं निकल पा रहे थे, लाइन ब्रेकिंग पासेस भी नहीं निकल पा रहे थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो रियल सोसाइटी थी उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी कि उन्होंने मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक बहुत अच्छे से मैनेज किया था, वो प्रेस बहुत अच्छा कर रहे थे, और वहीं पर ही जो है वो सारी की सारी गेम आपकी ख़राब हुई है। तो आपके दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ने गेम स्टार्ट नहीं की और आपकी टीम बैठ गई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो मैंने कहा था कि आपको अगली समर विंडो में चीज़ों को एड्रेस करने वाली बात है। हम ये बात कर रहे थे कि क्या हमें विंगर लेफ्ट विंगर साइन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि रफीनिया तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज आपने देख लिया कि लामीन यमाल नहीं है, तो आपको लेफ्ट विंगर की कितनी ज़्यादा कमी महसूस हुई। तो लेफ्ट विंगर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका एक प्लेयर अवेलेबल नहीं भी होगा ना, तो कम से कम एक साइड आपकी चलती रहनी चाहिए, आपकी मिडफील्ड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वही जैसे मैंने आपको बताया कि लामीन के ना होने की वजह से आज लेवेंडोस्की और रफीनिया बिल्कुल भी पूरी गेम में आपको नजर नहीं आए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो ऑफसाइड था, जो गोल रूल आउट किया गया लेवेंडोस्की का, उसने गेम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। अब देखो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि वो गलत रूल आउट किया, वो टो जो दिखा रहे हैं कहीं पर, तो जो जो रियल पिक्चर है वहाँ पर कहीं पे भी टो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऑफसाइड ट्रैप में वो टो नज़र आ रहा है। तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन अगर वो गोल हो जाता तो शायद गेम चेंज हो जाती, बार्सिलोना गेम को थोड़ा डोमिनेट करता, कंट्रोल करता। लेकिन इस पूरी गेम में बार्सिलोना गेम को ना डोमिनेट कर सका, ना ही कंट्रोल कर सका, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम रही है बार्सिलोना को इस पूरी गेम में। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बार्सिलोना की गेम अच्छी नहीं थी, और बार्सिलोना की आ, जो थीन स्क्वाड है वो आज हमें समझ में आया कि बारसा का स्क्वाड कितना थीन है। जहां पर भी आपका एक मेजर प्लेयर नहीं होगा वहां पर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अब अगर प्लेयर बाय प्लेयर की मैं बात करूं तो यार देखो, इनाकी पीने मेरे ख्याल से आपके बेस्ट प्लेयर थे। 1-0 से आपने ये गेम हारा, लेकिन ये 2-0 3-0 भी हो सकता था। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, इनागो मार्टिनेज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। कुबारसी का गेम मेरे ख्याल से वो इतना फोकस नहीं थे आज, क्योंकि शायद इंजरी की वजह से वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। तो उनका गेम इतना अच्छा नहीं था जिस तरह से वो बहुत अच्छा खेलते हैं। कुबारसी का गेम काफ़ी डिसेंट था, लेकिन वो फाइनल पास नहीं दे पा रहे थे। और बल्दे देखिए, मैंने आपको बताया कि आपका राइट विंग और लेफ्ट विंग से कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन बल्दे लेफ्ट विंग पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि फाइनल थर्ड की उनकी जो फाइनल पास होती है वो सही तरीके के साथ नहीं दे पा रहे थे। फ्रैंकी डियोंग, मैंने आपको बताया कि गेम कंट्रोल करनी है तो फ्रैंकी डियोंग आपके सिस्टम में फिर बैठेंगे, अदरवाइज वो फ्लिक के सिस्टम में फ्रैंकी डियोंग का मुझे कोई काम नज़र नहीं आ रहा। अगर आप 2-3 गोल की लीड के साथ हो और आपको गेम को कंट्रोल करना है तो फ्रैंकी डियोंग तब आपके काम आ सकते हैं। सेकेंड हाफ के आखिरी आधे घंटे के लिए फ्रैंकी डियोंग इज़ फाइन, और मुझे लगता है कि फ्रैंकी डियोंग का टाइम बार्सिलोना में अब ओवर होने जा रहा है, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट वो साइन नहीं कर रहे हैं और उनकी अब उस तरह से ज़रूरत भी है मेरे ख्याल से बार्सिलोना को नहीं है। पैड्री जब वापस आए, जब फ्रैंकी डियोंग को सब्स्टिट्यूट किया गया, पैड्री को जब वापस डबल पिवट में खिलाया गया तो उन्होंने गेम को कंट्रोल किया, तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही। कैसाडो का गेम भी पैड्री के साथ ही निखरता हुआ नजर आता है। वो फ्रैंकी डियोंग के साथ इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते, पैड्री के साथ उनका पेयर अच्छा बन रहा है। ओल्मो आए तो थोड़े से कुछ चांसेस ज़रूर क्रिएट होने की, कुछ थ्रेट बना था, लेकिन वही बात है कि एक भी शॉट हम ऑन टारगेट नहीं लगा सके। फरमीन लूपेस विंगर नहीं है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर आप को जो है वो आंसू फती को ही स्टार्ट करा देना चाहिए था कि एक प्रॉपर विंगर तो स्टार्ट करता है कम से कम। तो वो ये गलती मेरे ख्याल से हैंसी फ्लिक से ज़रूर हुई है।
बाकी उसके अलावा रफीनिया और लेवेंडोस्की का गेम बहुत ही ऑफ था, और वही बात है कि लामीन यमाल के ना होने की वजह से जो है ये आपके दोनों ये जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हुए नजर आए। समहाउ अभी भी आप लीड के ऊपर हो, 3 पॉइंट की लीड अभी अवेलेबल है, 6 पॉइंट की है बेसिकली, लेकिन 1 गेम इन हैंड है रियल मैड्रिड का, तो अभी भी आप 6 पॉइंट की लीड पर हो। और इंटरनेशनल ब्रेक आ चुकी है, होपफुली कि अब बार्सिलोना के जो भी प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी पे जा रहे हैं तो वो कोई इंजरी की न्यूज़ लेकर ना आए। तो अब 10-15 दिन हमें वेट करना पड़ेगा, और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है अगेंस्ट सेल्टा डी वीगो, वो भी बहुत ही डेंजरस गेम है। अक्सर सेल्टा डी वीगो हमें प्रॉब्लम देती है, तो होपफुली हमारे प्लेयर्स भी जो है वो फिट होकर वापस आएँ, फिट ही रहें इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, और हम दोबारा से जो है वो एक अच्छी फुटबॉल खेलते हुए दिखें। और लेकिन आज का गेम काफ़ी ज़्यादा ऑफ था, और एक बैड टेस्ट जो है वो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जो है हमें बार्सिलोना फैंस को देखने को मिला। लेकिन क्रेडिट जो है वो जाएगा ज़रूर, रियल सोसाइटी ने गेम को बहुत अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया, कोबू की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बहुत ही थ्रेटनिंग रहे वो। और हैंसी फ्लिक को एक दफ़ा ज़रूर सोचना पड़ेगा कि यार अगर हम 1 गोल डाउन होंगे या 2 गोल डाउन होंगे तो हमें फिर किस तरह से गेम को मैनेज करना है। तो अब ये रियलिटी चेक भी मिलना ज़रूरी था हम बार्सिलोना फैंस को भी। तो ये थी अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।